गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और आप देख रहे हैं बाजारों का हाल। मैं हिमांशु भायानी द मयूर जानी ऑफिशियल पर लेकर आया हूं बाजारों का हाल। आज गुरुवार यानी कि हमारा जो प्रोग्राम होता है बाजारों को लेके कि आज का रोजमेल और कल का वृतांत, तो ये आज आखिरी पड़ाव है हमारा इस सप्ताह का। और बाजार का भी आज आखिरी दिन है क्योंकि कल से छुट्टियां शुरू हो रही है। आज 14 अगस्त गुरुवार, और कल से शुक्रवार से, कल शुक्रवार जनरली बाजार ऑन रहता है लेकिन कल बंद रहेगा क्योंकि कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी है और 16 अगस्त को जन्माष्टमी की छुट्टी है। 16 अगस्त वैसे शनिवार है, तो शनिवार रविवार को तो बाजार बंद ही रहता है, लेकिन 3 दिन का एक सेमी वेकेशन या एक स्टेकेशन जैसा माहौल बाजार में बन गया है। तो आज ही अगर आप देखने जाए तो इतना कुछ व्यापार हुआ नहीं, मतलब आज से ही हॉलीडे मूड शुरू हो गया। तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार को ही बाजार सही में काम किया। बाकी आज गुरुवार पे अगर हम देखने जाए, अगर हम देखते हैं उन प्रमुख इंडेक्सेस पे नजर करते हैं, तो उसमें बहुत इतनी बढ़त नहीं देखने को मिली है। बढ़त देखने को मिली है, पॉजिटिव काउंटर्स पे बन रहे हैं। निफ्टी 80,597.66 पॉइंट पे बन रहा है, अंकों पे बन रहा है। तो उसमें कुछ 57.75 अंक का इजाफा हुआ है और वो 0.07% अप रहा है ग्रीन जोन में, मतलब आप फ्लैट बोल सकते हो उसको। तो दूसरी तरफ निफ्टी की अगर हम बात करें तो 24,631.30 पर बंद हुआ है। 11.95 अंकों की बढ़त देखने को मिली है, जो कि प्रतिशत की अगर उसमें देखें तो 0.05% है, मतलब फ्लैट रहा है मार्केट, ये आप बोल सकते हैं। चलिए, अच्छा है, लाइट आ गई तो थोड़ा मेरा पसीना भी कम हो जाएगा। और इसके चलते बाजार आज क्यों किस तरीके से ऐसे बन रहा, तो उसके जो मुख्य कारण अगर हम बात करें तो खास करके जो चयनात्मक खरीदी हुई है, अमेरिकन टैरिफ की जो परिस्थिति है, 15 अगस्त का निर्धारित ट्रंप पुतिन की जो शिखर वार्ता है उसका क्या आउटकम होगा ये भी देखना पड़ेगा। तो उन उम्मीदों पे कहीं ना कहीं एक अस्थिरता देखने को मिली। लेकिन बाजार क्यों कुशन अप हुआ, मैं आऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि एफआईआई और डीआईआई का डेटा जो हमारे सामने है उसमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि डीआईआई ने अच्छी खरीदी की है। दूसरा, जो वैश्विक रैली थी कल, डॉ जोन्स बंद रहा है पॉजिटिव पे, और एशियाई मार्केट्स में भी उसका प्रतिबिंब देखने को मिला, स्पिल ओवर इफेक्ट का। और उसके बाद हमारे एशियाई बाजार और भारतीय बाजार भी उस लेवल पे ही पॉजिटिव नोट पे बंद रहा है। तो अमेरिकी बाजार की जो रैली थी उसका मतलब एक तरीके से अगर आप देखने जाए तो इम्पैक्ट यहाँ पे भी रहा है। दूसरा, यहाँ पे जो डेटा आया, मुद्रास्फीति डाटा है, खास करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स का, वो भी मतलब एक तरीके से प्रोत्साहनजनक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो रेटिंग आया है भारतीय बाजार को लेके, जिस तरीके से रेटिंग आया, जो एस&पी ने जो रेटिंग अपग्रेड किया है, ट्रिपल बी और स्टेबल रेटिंग दिया है भारत की इकोनॉमी को, कि ट्रम्प टैरिफ के चलते इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा, जो बात हमने ऑलरेडी कही थी मयूर जानी ऑफिशियल पे और द गुजरात रिपोर्ट पे। और आज बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने भी इस बात पे मतलब मोहर लगा दी, और एस&पी ने भी मतलब एक तरीके से एस&पी रेटिंग ने भी इसको अपग्रेड करके ट्रिपल बी स्टेबल का रेटिंग, सॉवरेन रेटिंग भारत को दिया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट्स काम कर चुके हैं। और दूसरे जो फैक्टर्स है उसमें ऑफ कोर्स अगर हम देखने जाए तो कॉर्पोरेट आय, जो कंपनियों की आय, एक लगभग 530 कंपनियों की आय, उसमें ज्यादातर कंपनियों की कॉर्पोरेट आय अच्छी रही है, उसका रिजल्ट अच्छा रहा है। कुछ अधिग्रहण की बातें हैं। तो अमेरिकी टैरिफ की चिंताओं के बीच अगर हम देखने जाए तो इतना बड़ा इम्पैक्ट बाजार में देखने को नहीं मिला है, और स्पिल ओवर इफेक्ट और जो वैश्विक रैली थी उसका लाभ भारतीय बाजारों को मिला है। आगे बात करते हैं कि बाजार का टर्नओवर अगर हम देखने जाए, एडवांसेस डिक्लाइंस की अगर हम बात करें तो बीएसई पे 3046 कंपनियों के शेयरों में आज व्यापार हुआ है, जिसमें करीबन 1153 कंपनी के जो शेयर है उसमें वृद्धि दर्ज हुई है, और 1786 कंपनियों के शेयरों में एक तरीके से गिरावट देखने को मिली। 107 में कोई बदलाव नजर नहीं आया है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है, क्योंकि जो कंपनियों के शेयरों में जो गिरावट देखने को मिली वो संख्या ज्यादा है, तो ये इंडिकेट करता है कि बाजार नेगेटिव जा सकता था। लेकिन बात अब करेंगे एफआईआई डीआईआई की तो पता चल जाएगा कि क्यों बाजार पॉजिटिव नोट पर बन रहा है। तो एक तरीके से अगर आप देखने जाए जिस तरीके के आंकड़े आए हैं डिक्लाइंस और एडवांसेस के, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि बाजार में थोड़ी मंदी की भावना दर्शाता है। बीएसई में भी समान रुझान देखे गए थे, और इन मुद्दों के ऊपर भी मतलब वहीं वहां पर भी वही परिस्थितियां थी। तो एक तरीके का एक मंदी का माहौल है, लेकिन उसके बीच भी बाजार पॉजिटिव
काउंटर्स पे बन रहा है। टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो मैं अभी से आंकड़े नहीं दूंगा परसेंटेज और शेयर के भावों के, क्योंकि 3:30 बजे जब ये पैक करके हम ये पूरा कमेंट्री तैयार करते हैं और मान लीजिए मैं बात करूंगा और इसके चलते टॉप गेनर्स और उसके जो कारण हो गए उसके बारे में बिल्कुल बात करूंगा। तो टॉप गेनर्स एनएससी पे विप्रो टॉप गेनर्स में रहा, विप्रो था, इटर्नल था मतलब आईटी पैक, एचडीएफसी बैंकिंग, इंफोसिस, एशियन पेंट्स और आईटी और वित्तीय क्षेत्रों में इन लाभों को बढ़ाया है, जिसमें विप्रो की जो गूगल क्लाउड के साथ जिस तरीके से जनरेटिव एआई को लेकर जो पहल है उसका लाभ मिला है। इंफोसिस ने हस्तांतरण किया है एक कंपनी का, तो इसके वजह से भी इंफोसिस के शेयर अब ऊपर गए। और अगर लूजर्स की अगर हम बात करें तो टाटा स्टील, जो कि मेटल सेक्टर जिस तरीके के वहां पे डिमांड है तो उसके बारे में कमोडिटीज में जब आएंगे तो बात करेंगे। उसमें गिरावट देखने को मिली। अदानी पोर्ट्स के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। महिंद्रा, टेक महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और धातु की जो कंपनी है उसके शेयरों में भी कहीं ना कहीं मतलब कमोडिटी की जो कीमत है उसकी चिंताओं की वजह से उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली और दबाव एक तरीके से बना रहा, ये आप कह सकते हैं। बीएससी में भी ज्यादातर जो डेटा उपलब्ध है उसमें विप्रो और एचडीएफसी जैसे आईटी शेयर्स और बैंकिंग के शेयर से उसको गेनिंग मिला है, गेनर्स कैटेगरी में है। जबकि टाटा स्टील और अदानी पोर्ट्स जो है वो धातु और उस लेवल धातु की कंपनियों के कुछ शेयर्स है तो उसमें एक तरीके से गिरावट देखने को मिली। तो वही मतलब ट्रेंड जो एनएससी का था वही बीएससी में ऑलमोस्ट देखने को मिला। ब्लॉक डील्स, बल्क डील्स और शॉर्ट सेल डील्स की डेटा की अगर हम बात करें तो आज जैसे मैंने कहा गुरुवार था तो इतना बड़ा व्यापार हुआ नहीं है, तो इसमें बहुत डेटा सीमित है, लेकिन संस्थागत खरीदी हुई है। और एक तरीके से अगर आप देखने जाए तो एफआईआई ने जो माल बेचा है उसके सामने डीआईआई ने माल खरीदा है और इसके चलते कहीं ना कहीं ये जो डेटा है उसमें भी ये क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि आज एक्टिविटी हुई है, लेकिन नोटवर्दी एक्टिविटी। एफआईआई और डीआईआई की गतिविधियों की बात करें तो 13 अगस्त मतलब कल का जो डेटा हमारे पास आया है उसमें विदेशी संस्थागत निवेशक मतलब एफआईआई ने वो नेट सेलर्स रहे थे, नेट विक्रेता रहे थे, उन्होंने कल 3644.43 करोड़ रुपए का माल बाजार में मारा, बाजार में फेंका, बेचा, क्योंकि जो वैश्विक रूप से जो मतलब अमेरिकी टैरिफ की जो चिंताएं है, वैश्विक अनिश्चितता है, उसके बीच उनको लग रहा है कि मंदी शायद आ सकती है, तो उन्होंने वो माल फूंक दिया है, मतलब नफे में एक तरीके से नुकसान ही किया है। तो दूसरी तरफ डीआईआई जो है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या जिसको आप घरेलू संस्थागत निवेशक कह सकते हो, उन्होंने 5623.79 करोड़ रुपए का माल खरीदा है। तो वहां पे एफआईआई ने 3644.43 करोड़ का माल बेचा और इधर डीआईआई ने करीबन 5623.79 करोड़ रुपीस का माल खरीदा। तो इसकी वजह से वो जो इम्पैक्ट आना चाहिए, जो ब्रेसिंग इम्पैक्ट अगर आप बोले तो बाजार में इतना देखने को नहीं मिला और इसकी वजह से भी बाजार आज पॉजिटिव काउंटर्स पे बंद रहे। तो एक तो वैश्विक रैली, डीआईआई का कुशनिंग, कॉर्पोरेट आई का डेटा, इन सबको लेके और जो आईटी और बैंकिंग और फाइनेंस और ऑटो सेक्टर के जो शेयर है उसमें जो खेला चल रहा है, इसकी वजह से बाजार कहीं ना कहीं कुशल रहा है, फ्लैट बोल सकते हैं और पॉजिटिव काउंटर्स पे बंद रहा है। दूसरे अगर हम बाजारों की बात करें यानी कि कमोडिटी बाजार या मुद्रा बाजार या मनी मार्केट्स, फंड मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स, तो कमोडिटी बाजार में क्या हुआ है, कीमती धातुओं के भाव स्थिर रहे, खास करके जो डेटा यूएस का आने वाला है उसको लेकर, और यहाँ का जो डब्ल्यूपीआई सीपीआई का डेटा है, तो गोल्ड में अगर हम देखने जाए गोल्ड के सिल्वर के भाव स्थिर रहे। और हमने ये बताया था सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट्स के चलते और फेस्टिव डिमांड जब आएगा तो उसके वजह से शायद कहीं एक करेक्शन आ सकता है, लेकिन वो करेक्शन या तो पॉजिटिव साइड पे हो सकता है, नेगेटिव साइड पे तो नहीं होगा। तो अगर जो टूटेगा वो शायद पॉजिटिव बिल्ट होगा, मतलब मान लीजिए कि 100 रुपया 200 रुपया टूटता है तो वो 100 200 300 400 तक अब जा सकता है और तब जाके थोड़ा बहुत एक बैलेंसिंग एक्ट इसमें गोल्ड और सिल्वर में हमको देखने को मिल सकता है। बेस और गैर कीमती जो धातु है उसका तो हमने क्लियरली कहा था, तांबा और एल्यूमिनियम जैसी धातु इसमें वैश्विक मांग की चिंताओं के लेके बड़ी समस्या है। एशियाई बाजार से किस तरीके से मांग आई थी उसको लेके समस्या, और इसके चलते अगर हम देखने जाए तो भारत में जो मेटल्स में जो काम कर रही कंपनीज है उनके शेयरों में भी आज एक तरीके से गिरावट देखने को मिली। ऊर्जा और पावर के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें कमोडिटीज में, तो कच्चे तेल की कीमतें पिछले सत्र में गिरावट से उभरी है, लेकिन तेल अभी भी 66 टू 68 डॉलर्स के बीच है, क्योंकि यूएस का जो स्टॉक पाइल का डेटा आया है, ओपेक प्लस जिस तरीके से प्रोडक्शन दे रहा है, तो इसके चलते डिमांड के सामने सप्लाई कहीं ना कहीं बैलेंस हुई है, तो भाव इतने ऊपर जा नहीं रहे या नीचे आ नहीं रहे, या मतलब डिमांड सप्लाई का कोई गैप फिलहाल दिख नहीं रहा है।
युद्ध के माहौल भी नहीं है, तो कहीं पे वो जो हौथीस जो रेड सी में करते थे या वो जो हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है, तो शांति से कार्गो भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो तेल के भाव में कहीं ना कहीं हमको स्टेबिलिटी इस वजह से भी नजर आ रही है। कृषि कमोडिटीज की बात करें तो कृषि कमोडिटीज में आज एक तरीके से कीमतें नरम रही है। मानसून का जो डेटा अभी 14 से लेकर 19 तारीख तक जो मानसून आने वाला है, तो उसके चलते भी मतलब वो जो डेटा आ रहा है वो प्रोत्साहित कर रहा है इस तरीके के जो ट्रेंड्स है उसको। मुद्रा बाजार की अगर हम बात करें तो मुद्रा बाजार में क्या हुआ कि भारतीय रुपया भी है संकीर्ण दायरे के कारोबार में। वर्ल्ड में कहीं पे करेंसी वॉलेटिलिटी फिलहाल नहीं है, वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आरबीआई जिस तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है, डीआईआई जिस तरीके से खरीदी कर रहे हैं, तो एफआईआई मान लीजिए माल बेचते हैं और अपना मतलब अपनी मुद्रा में वापस लेके जाते हैं, तो वो जो फॉरेक्स का जो इम्पैक्ट आने वाला है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है करेंसी वॉलेटिलिटी ना होने की वजह से, और जो डीआईआई जिस तरीके से माल खरीद रहे हैं उसको। इसी वजह से एसएनपी ने स्टेबल रेटिंग दी है कि इनकी जो घरेलू एक्टिविटीज है वो ही इतनी पावरफुल है, और फेस्टिवल के दिनों में जिस तरीके का बाजार रहेगा तो इसकी वजह से ट्रम्प टैरिफ की जो इम्पैक्ट है वो इतनी बड़ी नहीं है। मनी मार्केट्स की अगर हम बात करें तो कमर्शियल पेपर्स और ट्रेजरी बिल सहित मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो स्थिर रहे हैं, जिसमें डीआईआई की गतिविधि ने एक तरीके से तरलता को समर्थन दिया है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थिर नीति और उसकी जो स्थिति स्थापकता है उसके चलते कहीं ना कहीं इसमें भी एक आधार प्रदान हुआ है, तो मनी मार्केट भी स्टेबिलिटी की तरफ रुख कर रहे हैं। फंड मार्केट्स की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में विशेष रूप से इक्विटी उन्मुख योजनाओं में स्थिर इनफ्लो देखा गया है, और क्योंकि जुलाई में ठंडी मुद्रा की स्थिति मतलब कुछ 1.55% का जो डेटा है, और साथ खुदरा निवेशकों की भावना में कुछ सुधार हुआ है, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप्स जो है उसमें कहीं ना कहीं रुचि बढ़ी है निवेशकों की। लेकिन विश्लेषक ये बता रहे कि इन स्टॉक्स का मूल्यांकन वो थोड़ा ऊंचा है, तो संभल के इसमें ट्रेड कीजिए। फंड मार्केट्स की अगर हम बात करें तो फंड मार्केट्स की हमने बात कर दी, बिल्कुल। बॉन्ड मार्केट्स की अगर हम बात करें तो भारतीय सरकारी बॉन्ड यील्ड स्थिर होती दिख रही है, जो पिछले वीक 6.33 से 6.39 तक थी, और इस वीक में 6.4 पे आ गई, और रेंज उसकी जो थी वो 6.4 से 6.5 6.33 से 6.43 से 6.53 की थी। व्यापारी जिस तरीके से मांग रहे थे, आज 6.8 पे ये स्टेबल हुई। तो फेडरल रिजर्व की जो दर की कटौती है उसकी जो उम्मीदें हैं, और एसएनपी ने भारत को जिस तरीके से एक स्थिर दृष्टिकोण दिया है, सॉवरेन रेटिंग जो बढ़ा है, तो इसके चलते बॉन्ड मार्केट में इसकी जो इम्पैक्ट देखने को मिली है उसको कहीं ना कहीं समर्थन मिला है इन मुद्दों को लेके, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में जो बॉन्ड यील्ड होती है 10 वर्षीय जो बेंचमार्क होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसको हम जीसैट बोलते हैं, उसमें यील्ड अच्छी होने की संभावना है, क्योंकि हमारा सॉवरेन रेटिंग भी ट्रिपल बी स्टेबल है, और इसमें मतलब अमेरिकी टेरिफ को लेके बहुत चिंताएं नहीं, ऐसी बात आई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और फेस्टिवल के दिनों में जिस तरीके से डिमांड निकलेगी, तो बॉन्ड मार्केट में इसका सीधा असर हमको देखने को मिला कि स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। क्रिप्टो मार्केट्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल भारतीय क्रिप्टो बाजार अस्थिर रहा है, जिसमें बिटकॉइन और इथेरियम सपाट से मामूली नीचे स्तर पर कारोबार कर रहे थे। नियमन अनिश्चितता मतलब नियामक जो अनिश्चितता है, अभी निर्मला सीतारमन जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि नियमनकारी को लेके वो आने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई स्पष्टता नहीं हुई, तो इसको लेके भी मतलब एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। और दूसरी तरफ अमेरिकी टैरिफ की जो चिंता है उसमें कहीं ना कहीं ये शामिल भी था, और क्रिप्टो के निवेशकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है विश्लेषकों की तरफ से और एक्सपर्ट्स की तरफ से। 14 अगस्त के लिए विशेष डेटा उपलब्ध नहीं है, मतलब आज के दिन के लिए ऐसा कोई डेटा खास करके उपलब्ध, क्योंकि 3:30 बजे जब हम बंद करते हैं और सब ये डेटा लाते हैं तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स तो रात तक चलते हैं, तो 3:30 बजे ये डेटा लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन व्यापक रुझान वैश्विक क्रिप्टो बाजार जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन के मोड में है, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिटकॉइन किस दिशा में जा रहा है, इथेरियम किस दिशा में। प्रमुख व्यापार कॉर्पोरेट आर्थिक व्यापार जो इम्पैक्ट करे, तो उसमें मैंने आपसे ऑलरेडी कह दिया कि एसएनपी ने जो रेटिंग अपग्रेड किया है, जो मुद्रास्फीति डेटा है सीपीआई डब्ल्यूपीआई का, वो भी प्रोत्साहनजनक रहा है। कॉर्पोरेट आई लगभग जो 530 कंपनियां हैं उसका जो डेटा है वो भी प्रोत्साहनजनक रहा है। इन्फोसिस ने जो अधिग्रहण किया है, इंफोसिस ने वर्सेंट ग्रुप में 75% हिस्सेदारी ली है, जो करीबन 233.25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 233.25 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में उन्होंने ये
हिस्सा लिया है, तो इसकी वजह से भी आज आईटी के शेयरों में कहीं ना कहीं एक तरीके से एक सकारात्मक भावना देखने को मिली। इन्फोसिस के जो शेयर है वो गेनर्स की कैटेगरी में थे आज। अमेरिकी टैरिफ की चिंता है, ब्रोकरेज ने भी कह दिया है कि ट्रम्प के टैरिफ वृद्धि से भारतीय निर्यात पर सीमित प्रभाव को कम किया है, जिसमें बाजार की रिकवरी को, मतलब इसकी वजह से भी बाजार में एक तरीके से रिकवरी देखने को। तो पिछले 24 घंटे में ये कुछ समाचार है जिन्होंने बाजार पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया है। और फेडरल का रिजर्व का जो डेटा आएगा, कटौती आएगी उसके टैरिफ, उसके मतलब इंटरेस्ट रेट्स वगैरह में, तो इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आने वाले वीक में, मतलब आने वाले जो सप्ताह में बाजार जो है, सॉरी इसमें थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, तो मैं चश्मा निकाल रहा हूँ। 18 से 22 अगस्त में के बीच कोई बड़े आईपीओ इतने हैं नहीं, और 18 से 22 अगस्त के बीच जो आउटलुक है उसमें भारतीय शेयर बाजार जो है, निफ्टी रेंज बाउंड रहने की बात आ रही है। 524 548 पर समर्थन मिल सकता है निफ्टी को, और उसका रेजिस्टेंस लेवल जो है वो बिल्टअप हुआ है 24 735 पर एक प्रतिरोध हो सकता है। लेकिन ट्रंप की पुतिन की जो शिखर जो सम्मेलन से जो परिणाम आएंगे कल, और पीएम मोदी का स्वतंत्रता दिवस का जो संबोधन था उसमें क्या बातें इकोनॉमी को लेके आती है, और कहीं ना कहीं एक रिकवरी, शॉर्ट रिकवरी ट्रिगर हो सकती है, ऐसी बात आ रही है। और इसके बीच आईटी और बैंकिंग के शेयरों में मतलब एक तेजी बनी रहे ऐसी उम्मीद है। धातुओं में शायद दबाव बना रहेगा, और एफएमसीजी और ये सेक्टर्स भी कहीं ना कहीं एक साइड लाइन पे प्ले कर सकते हैं, एफएमसीजी, रियलिटी, इंफ्रा, ये सब। तो विश्लेषकों का अनुमान है कि अगर यही गति बनी रही तो निफ्टी 25,000 का परीक्षण भी कर सकता है, मतलब अगले वीक में 18 से 22 के बीच। आज अगर हम देखने जाए तो निफ्टी ऑलमोस्ट जिस रेंज पे बंद हुआ है 24,631, तो अब यहां से अगर हम देखने जाए तो निफ्टी जो है वो 317 पॉइंट की दूरी पे बैठा है। और ये अगर ये एक्टिविटीज कंटिन्यू रही कल, और मतलब कल का दिन महत्व का है, और अगर ये कंटिन्यू रहा उसका मोमेंटम, तो ये अगले वीक में 25,000 तक का लेवल टेस्ट कर सकता है। कमोडिटी बाजार में क्लियर बात है, कीमती धातुओं के जो भाव है वो स्थिर रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। वैश्विक दर में जो कटौती की उम्मीद है उसको लेके भी वो इम्पैक्ट करेगा उसको, और बेस धातुओं में जो मांग की चिंताओं को लेकर उसमें दबाव बना रहेगा। और तेल की कीमतों की अगर हम बात करें तो तेल कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहा है 66 डॉलर प्रति बैरल के बीच, तो उसमें भी कोई इतना बड़ा मूवमेंट अभी दिख नहीं रहा है। और कृषि कमोडिटीज के भाव नरम रह सकते हैं। विंटर मानसून का जो डेटा आएगा अभी 24 से 19 के बीच, रेनफॉल की जो मतलब भविष्यवाणी आगाही है पूरे भारत में और खास करके गुजरात में, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमको कृषि के जो उत्पाद के जो भाव है या कृषि कमोडिटीज है उसके ऊपर देखने को मिल सकता है। मुद्रा बाजार की अगर हम बात करें तो मुद्रा बाजार में रुपया एक तरीके से सतर्कता पूर्वक वाला कारोबार होने की उम्मीद है। इसमें डीआई का इनफ्लो कैसे बना रहता है, एफआईआई का आउटफ्लो कैसे रहेगा, इन सबका समर्थन करेगा। और भू राजनैतिक विकास की जो बात है वो महत्वपूर्ण है, वो कैसे इम्पैक्ट करेगी देखना पड़ेगा। क्रिप्टो बाजार की अगर हम बात करें तो नियामक जो स्पष्टता है और वैश्विक क्रिप्टो के जो रुझान है उसके ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार बना हुआ है। लेकिन विश्लेषक और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि थोड़ा बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर नजर बनाए रखें कि किस दिशा में ये जा रहा है। तो भारतीय बाजार एक तरीके से देखने जाए तो एक लचीलापन देखने को मिला है पिछले वीक और इस वीक में। मजबूत घरेलू बुनियादी बातों के ऊपर एक तरीके की चयनात्मक जो खरीदी हुई है बाजार में, एफआईआई डीआईआई का जो इक्वेशन बना रहा है, और आगामी सप्ताह के लिए सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन एक अवसरवादी दृष्टिकोण सेट करना चाहिए सतर्कता के साथ, ऐसा एक्सपर्ट्स और विश्लेषकों का कहना है। तो मुझे लगता है बस यही था आज के दिन का रोजमेल और कल का वृत्तांत या अगले पूरे सप्ताह का वृत्तांत। तो मुझे इजाजत दीजिए, आज गुरुवार है, वापस हम मिलेंगे सोमवार को। स्वतंत्रता दिवस, भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है कल 15 अगस्त, उसकी और आने वाले जन्माष्टमी के त्योहार 16 अगस्त की सभी को हार्दिक शुभकामना। मैं द्वारका में हूँ, द्वारकाधीश जी के दर्शन करूंगा इधर जन्माष्टमी के दिन, और आप सबको इन त्योहारों की शुभकामनाएं। आपका वीकेंड अच्छा रहे, स्टेकेशन आप मौज कीजिए, ओटीटी पे बहुत सारा कंटेंट आया वो भी देखिए। और मुझे इजाजत दीजिए, ऐसे कार्यक्रमों के लिए मयूर जानी ऑफिशियल पर आप देख सकते हैं। यही वृत्तांत आपको गुजराती भाषा में द गुजरात रिपोर्ट पर देखने को मिलेगा। और इसके बारे में अगर कोई डिटेल ज्यादा आपको चाहिए तो वो आपको हमारी मेरी खुद की जो वेबसाइट है datelinegujratnews.com, उसमें हम डिटेलिंग ये करते हैं। थोड़ा ये वीक कम रहा है, लेकिन अगले वीक से वापस हम रेगुलर होने की संभावना देख रहे हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं उसमें।
जिसमें हम पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स वगैरह की बातें करते हैं। तो मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।